हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का तनु क्लासेस आर्ट को में। तो आज हम लोग जियोग्राफी यानी भूगोल का चैप्टर 5 जिसका नाम है भू संसाधन तथा कृषि का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एमसीक्यू सोल्व करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर का थ्योरी को कंप्लीटली पढ़ लिया है। जो नहीं पढ़े हैं, नहीं कवर किए हैं, वो चैनल का प्लेलिस्ट में जाकर के पढ़ सकते हैं, कवर कर सकते हैं। तो इस चैप्टर के अंतर्गत जितने भी इंपॉर्टेंट से एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, सारे को हम लोग कवर करेंगे, सारे को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इसलिए आप लोग सभी क्वेश्चन को कवर करेंगे, सारे क्वेश्चन का आंसर को मेरे साथ कमेंट करते हुए चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन कह रहा है कि सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का मुख्य कारण है। 2019 और 2021 का एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके सामने वायु अपर्दन या फिर नावलिक अपर्दन या फिर सिल्ट का जमाव या फिर मृदा लवणता। ठीक है, ये जो राइट आंसर हो जाएगा मृदा लवणता। ठीक है, यानी मृदा लवणता के कारण सिंचित क्षेत्रों में क्या हो रहा है कि मृदा निम्नीकरण हो रहा है। यानी ज्यादा सिंचाई करने से क्या होता है कि मृदा की जो गुणवत्ता है उसमें कमी आ रही है। जैसे कि हरियाणा में, पंजाब में ज्यादा मतलब सिंचाई की जाती है, तो वहां का जो मृदा का जो अपर्दन है, तो ये क्या होता है कि मृदा निम्नीकरण हो रहा है, मतलब मृदा की जो उर्वरक क्षमता है वो घटते जा रहा है, उसमें लवणता की मात्रा बढ़ती जा रही है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन काफी सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से कौन उत्तर भारत में रबी फसल है। आपको थ्योरी वाला वीडियो में पूरा तरह से बताया गया था रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल के बारे में। ठीक है, गेहूं है या फिर कपास या फिर बाजरा या फिर मक्का। तो उत्तर भारत की बात की जा रही है। आपको वहां बताया गया था उत्तर भारत और दक्षिण भारत। उत्तर भारत में खरीफ फसल के अंतर्गत ये चीज उगाई जाती है, दक्षिण भारत में ये, मतलब पूरा डिफरेंस के साथ आपको बताया गया था, कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गेहूं। यानी गेहूं जो है वो क्या है, उत्तर भारत में रबी फसल है। यानी रबी फसल के अंतर्गत उत्तर भारत में गेहूं की खेती की जाती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा सेकंड नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, सारे क्वेश्चन का आंसर को कमेंट करेंगे। बाद में हम क्या करेंगे, कमेंटों का रिव्यू करेंगे, जो आपका क्वेश्चन रहेगा उसका आंसर देने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, कमेंट करने से ये होता है कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता है। कॉन्फिडेंस बढ़ने से ही जो होता है थ्योरी क्लियर होता है। ठीक है, अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि कॉफी उत्पादक राज्य कौन है। कॉफी उत्पादक राज्य, गन्ना उत्पादक राज्य, चाय उत्पादक राज्य, सारा चीज आपको बताया गया। ठीक है, जो याद किए हैं तो उनको तो याद होगा, कर्नाटक या फिर बिहार या फिर ओडिशा या फिर पंजाब। तो कॉफी उत्पादक जो राज्य है वो हो जाएगा आपका कर्नाटक। ठीक है, यानी कर्नाटक की क्या है कि कॉफी उत्पादन राज्य जो है ये बहुत बड़ा देश है, ये सॉरी बहुत आगे है, मतलब अग्रणी है। देश में सबसे ज्यादा अगर कॉफी उत्पादन होता है वो तो कर्नाटक में होता है। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन ए राइट आंसर होगा थर्ड नंबर क्वेश्चन का। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ में ये पूछा गया कि भारत में हरित क्रांति का सूत्रपात कब हुआ था। ठीक है, 1947 में या फिर 1950 से 51 में, 1967 में या फिर 1997 से 98 में। तो भारत में जो हरित क्रांति का जो सूत्रपात हुआ था ये कब हुआ था, सिंपल सी बात है, ये हुआ था 1967 से 1968 के बीच। कब हुआ था, 1967 से 1968 के बीच। हरित क्रांति के अंतर्गत ही क्या हुआ कि पंजाब और हरियाणा में पहले मतलब चावल की खेती नहीं की जाती थी, तो वहां पंजाब और हरियाणा में जैसे हरित क्रांति आया तब से वहां चावल की खेती की जाने लगी 1970 में। यानी 1970 में वहां से चावल की खेती स्टार्ट हो गया। 1970 से पहले, हरित क्रांति से पहले वहां चावल की खेती नहीं की जाती थी पंजाब और हरियाणा में। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे राज्य हैं कि जहां का मतलब कृषि क्षेत्र बदल गया, जहां कोई चीज की कृषि नहीं की जाती थी वहां वो चीज की भी कृषि की जाने लगी। हरित क्रांति के अंतर्गत ये सब मतलब बदलाव आए थे, ये सब परिवर्तन आए थे। ठीक है, तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा होगा। क्वेश्चन करा कि एसएफडीए किस संदर्भ में वर्णित है, यानी एसएफडीए के बारे में आपको भी बताया गया। ठीक है, तो एसएफडीए जो है ये किस संदर्भ में वर्णित है, वन रोपण या फिर सीमांत किसान विकास या फिर लघु कृषक विकास या फिर नहर प्रणाली। तो ये जो है सीमांत किसान विकास, यानी सीमांत किसान विकास से रिलेटेड है एसएफडीए। यानी एसएफडीए किस संदर्भ में वर्णित है, तो सीमांत किसान विकास के अंतर्गत मतलब ये संदर्भित है यानी वर्णित है। तो पांचवें नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट आंसर, सॉरी यहाँ जो राइट आंसर होगा वो होगा लघु कृषक विकास। सॉरी इसका राइट आंसर क्या होगा, लघु कृषक विकास, यानी लघु कृषक विकास से संबंधित है एसएफडीए, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा पांचवें नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 काफी सिंपल क्वेश्चन है। इतना सिंपल क्वेश्चन है कि एक ही लाइन में आपका क्वेश्चन खत्म हो जा रहा है, बाकी सिर्फ आपके सामने ऑप्शन रखा गया है। तो इनमें से कौन जो है, इनमें कौन क्षेत्र सूखा संभावित क्षेत्र है। सूखा संभावित क्षेत्र पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, गुजरात या फिर उत्तराखंड। तो यहाँ जो सूखा संभावित स्टेट है वो गुजरात है। जैसे कि राजस्थान के बगल में आता है ये, तो राजस्थान का इफेक्ट पड़ता होगा ना, तो गुजरात जो है वो क्या है, सूखा संभावित क्षेत्र है, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा 6 नंबर क्वेश्चन का। तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका भू संसाधन तथा कृषि। इससे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। ठीक है, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी अच्छे खासे पूछे जाते हैं इससे, क्योंकि आप इसी चैप्टर में जानते हैं पूरा अनाज के बारे में पूरा ब्यौरा दिया गया है इसमें। आपको पूरा अनाज के बारे में लेंटिल्स क्या होती है, क्या मोटे अनाज होते हैं, ज्वार क्या होता है, बाजरा क्या होता है, गेहूं क्या होता है, मक्का क्या होता है, चावल क्या होता है, पूरा डिटेल्स के साथ आपको इस चैप्टर में पढ़ाया गया है। अगर आप ये चैप्टर अगर नहीं पढ़ेंगे तो आपका जो ये इससे रिलेटेड अनाज और खेती से रिलेटेड अगर आपका क्वेश्चन आ जाए बोर्ड एग्जाम में तो शायद आप नहीं डील कर पाएंगे, इसलिए आप चैप्टर को पूरा थ्योरी के साथ पढ़ लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ क्या कर रहा है कि
निम्नलिखित में कौन सा फसल जो है, कौन फसल शुष्क कृषि से संबंधित नहीं है? नहीं में आपको ध्यान गया होगा, निम्नलिखित में कौन सा फसल जो है कृषि संबंधित नहीं है, मतलब निम्नलिखित में कौन फसल शुष्क कृषि से संबंधित नहीं है? मूंगफली, गन्ना या फिर ज्वार या फिर रागी। ये तीनों फसल जो है मूंगफली, ज्वार और रागी जो है कृषि शुष्क कृषि से मतलब संबंधित है। बाकी गन्ना की जो खेती है ये मतलब शुष्क कृषि से संबंधित नहीं है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर होगा 7 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या करा, 2017 का एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका है तो वो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के नजर में आ जाता है, ठीक है। वो क्वेश्चन कभी ना कहीं या फिर कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम कहीं ना कहीं ये भी सोचता है कि इसको हम तो पूछेंगे, इसको तो हम पूछेंगे बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। यानी एनुअल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत से पूछे जाते हैं, बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एनुअल एग्जाम का डायरेक्टली उठा के पूछ दिए जाते हैं, ठीक है। इसलिए आप लोग को क्वेश्चन को काफी इंपॉर्टेंस के साथ आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन क्या करा कि निम्नलिखित में से कौन पेय फसल है, ठीक है। चाय, कॉफी या फिर इधर दोनों क्या होता है, सिंपल सी बात है, चाय भी और कॉफी भी क्या है, पेय फसल है, यानी पेय पदार्थ के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो 8 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ए और बी दोनों, ठीक है। चाय की खेती सबसे पहले कहाँ हुई थी, याद है ना, 1840 में यानी आसाम में सबसे पहले शुरू हुआ था। चाय की खेती शुरू की गई थी आसाम में 1840 में, यानी अंग्रेज जब था तभी ये मतलब शुरू कर दिया गया था, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए यहाँ आपको पूछा जा रहा है कि हॉर्टिकल्चर संबंधित है, 2017 और 2021 का एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। फूल से, दाल से या फिर अन्न से या फिर फल एवं सब्जी से, ठीक है। हॉर्टिकल्चर जो संबंधित है यह फल एवं सब्जी से संबंधित है, यानी किससे संबंधित है, फल और सब्जी से संबंधित है। जैसे ये कि मतलब क्या है कि हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत फल और सब्जी का उत्पादन को मतलब बढ़ावा दिया जाता है। इस तरह से ऑप्शन डी राइट आंसर होगा 9th नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन पूछ रहा है, 2013 का एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन। यह नजर थोड़ा सा दोहराइएगा, ये नजर इसलिए काफी यहाँ लिख दिया जाता है क्योंकि आपको थोड़ा सा ये किया जाता है, सचेत कर दिया जाता है कि देखिए ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका क्वेश्चन है, कोई ठिकाना नहीं, आपको बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। खरीफ फसल की कृषि ऋतु है, यानी खरीफ फसल की कृषि ऋतु क्या है, मतलब खरीफ फसल जो उगाई जाती है कौन सा ऋतु में, यानी कौन सा मौसम में उगाई जाती है, ठीक है। अक्टूबर से मार्च के मौसम में या फिर अप्रैल से जून के मौसम में या फिर सितंबर से जनवरी या फिर जून से सितंबर। तो ये जो उगाई जाती है कहाँ उगाई जाती है, कब उगाई जाती है, सिंपल सा बात है, जून से सितंबर, यानी खरीफ फसल की खेती जून से सितंबर के बीच की जाती है। तो 10 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, सॉरी ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अब देखिए रबी फसल के बारे में, खरीफ फसल क्या होता है, रबी फसल क्या होता है, जायद फसल क्या होता है, पूरा ब्यौरा आपको तो पढ़ाया गया, मेरा इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है। आपको आप ये नहीं कवर किया है, मतलब थ्योरी कवर नहीं किए हैं तो आप थ्योरी कवर कर लीजिए। तो रबी फसल की जो होती है, रबी की जो फसल पैदा होती है वो कहाँ होती है, कौन सा ऋतु में की जाती है, शीत ऋतु में, वर्षा ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में या फिर सभी ऋतु में। सिंपल सी बात है, रबी की खेती ठंडे के मौसम में की जाती है तो शीत ऋतु में की जाती है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है। अग्रणी कहने का मतलब ये है कि सबसे आगे, यानी सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन में जो है सबसे आगे राज्य कौन है, सिंपल सा बात है, आपको बताया गया था उत्तर प्रदेश। कौन, यूपी, यानी उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा मतलब आगे है गेहूं उत्पादन में। 2016 का एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 ये भी 2013, 2015, 21 क्वेश्चन काफी हाईलाइटेड है। देखिए क्वेश्चन क्यों हाईलाइटेड है, क्योंकि 3 बार इसको एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या करा कि निम्न में से कौन सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है, ठीक है। कृष्णा डेल्टा या फिर गंगा डेल्टा, नर्मदा डेल्टा, कावेरी डेल्टा। डेल्टा के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो ये जो है कावेरी डेल्टा जो है यानी सबसे ज्यादा जूट उत्पादक क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है, कावेरी डेल्टा जो है वो सबसे ज्यादा जूट उत्पादक क्षेत्र है, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर होगा 13 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है, ठीक है। 2014 का एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। नर्मदा नदी, गंगा नदी, कोसी नदी या फिर दामोदर नदी। तो सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है ये आपको बताने की जरूरत है कि ये जो है नर्मदा नदी पर है। कहां, नर्मदा नदी पर यह स्थित है सरदार सरोवर प्रोजेक्ट, ठीक है, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा 14 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन पूछा गया कि देश की सकल आय में, जीडीपी बोलते हैं आप, यानी घरेलू उत्पाद जिसको बोलते हैं, सकल आय यानी जो होता है देश की सकल आय में कृषि का योगदान जो है वो कितना परसेंटेज है। ये आप 10th में भी पढ़ चुके हैं, तो 10th में भी पढ़ चुके तो आपको थोड़ा सा बहुत याद होना चाहिए। 10% या फिर 15% या फिर 25 या फिर 50। तो ये जो योगदान है ये 25% कितना, यानी 25% योगदान है, यानी देश की सकल आय में कृषि का योगदान कितना, 25%, यानी 15 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि भारत विभाजन से किस फसल का प्रमुख
उत्पादन क्षेत्र हमारे हाथ से निकल जाता रहा। यानी पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ तो भारत के पास बहुत बड़ा क्षेत्र था कपास उत्पादन का, ठीक है। यानी कपास उत्पादन का क्षेत्र जो है बहुत बड़ा क्षेत्र था। जैसे पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो बहुत बड़ा क्षेत्र कपास उत्पादक क्षेत्र वो पाकिस्तान के पास चले गया, तो ठीक है। यानी तो 16 का राइट आंसर क्या हो गया, सी हो जाएगा। यानी जैसे कि अभी जो पाकिस्तान हाल में है तो बहुत सारा मिल भी चले गया था कपास उत्पादन क्षेत्र के साथ साथ बहुत सारा जूट मिल जो है, जूट मिल प्रमुख था, 15 या 20 था, ठीक है। 15-20 मिल भी उधर चले गया था, ठीक है। मतलब बंटवारा जब किया गया तो उसके क्षेत्र में पड़ा था, ठीक है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा 16 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि इनमें कपास का महत्वपूर्ण उत्पादक कौन नहीं है, कौन नहीं है नहीं, या थोड़ा सा अटेंशन आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, बहुत सारे लोग हैं समझेंगे या नहीं है, ठीक है। महाराष्ट्र, उड़ीसा या फिर गुजरात या फिर पंजाब। तो यहाँ जो कपास उत्पादक राज्य वो जो नहीं है वो हो जाएंगे आपका उड़ीसा, ठीक है। इनमें कपास का महत्वपूर्ण उत्पादक कौन नहीं है, बाकी जो नहीं है वो उड़ीसा है, वो महाराष्ट्र, गुजरात और पंजाब आगे है इसमें, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया कि निम्नलिखित राज्यों में कौन कपास उत्पादक नहीं है। कपास उत्पादक नहीं है मतलब कपास का उत्पादन नहीं किया जाता, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा या फिर छत्तीसगढ़, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन का तो ये हो जाएंगे हरियाणा, क्या हो जाएंगे, हरियाणा हो जाएंगे, ठीक है। यानी हरियाणा इसका राइट आंसर होगा 18 नंबर क्वेश्चन का। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन को याद रखने की कोशिश करना है, और जो क्वेश्चन आपको याद नहीं होता तो क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ऐसे करके स्क्रीनशॉट लेंगे। और आपको तो मोबाइल देखने का आदी है, अब मोबाइल तो टाइम पर देखते रहते हैं, तो स्क्रीनशॉट को देखेंगे एक से दो बार तो आपको याद हो जाएगा। ये भी एक टेक्निक होता है याद रखने का, ठीक है। तो 18 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन क्या राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा 18 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कह रहा है कि इनमें से किस राज्य में प्रति हेक्टेयर चावल का उत्पादन जो है वो सबसे अधिक है, सर्वाधिक है, मतलब सबसे अधिक है, सर्वाधिक है, उत्तर प्रदेश में या फिर तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में या फिर गुजरात में, ठीक है। तो 19 नंबर क्वेश्चन का आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए ये हो जाएंगे तमिलनाडु में सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। तमिलनाडु के लोग ज्यादा से ज्यादा चावल की खेती करते हैं, तो चावल का उत्पादन सबसे ज्यादा जो प्रति हेक्टेयर होता है वो कहाँ होता है, तमिलनाडु में, ना कि उत्तर प्रदेश या फिर महाराष्ट्र या फिर गुजरात। तो उत्तर प्रदेश में तो गेहूं की खेती सबसे ज्यादा की जाती है, तमिलनाडु में चावल की खेती सबसे ज्यादा की जाती है, उसके बाद गुजरात में भी कपास की खेती होती है और महाराष्ट्र में भी कपास की खेती की जाती है। तो 19 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी करेक्ट, ठीक। अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। 22 यानी 2020 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका क्वेश्चन है एनुअल एग्जाम में, ठीक है। निम्नलिखित में कौन रेशेदार फसल है, निम्नलिखित में कौन रेशेदार फसल है, सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, आपके सामने रखा गया, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। कॉफी, चाय, गेहूं, सिंपल सी बात है। कपास और जूट क्या है, रेशेदार फसल है, इससे रेशे की प्राप्ति होती है और कपड़े बनाए जाते हैं, तरह तरह के थैले बनाए जाते हैं, तरह तरह के कपड़े बनाए जाते हैं, यानी दीगर सामान जो भी डेली लाइफ में यूज किए जाते हैं वो सब कपड़े तैयार किए जाते हैं, वो सब सामान तैयार किए जाते हैं रेशेदार फसल से, यानी कपास और जूट से, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन डी राइट आंसर होगा 20 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 दिख रहा होगा। 21 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हरित क्रांति संबंधित है, 2017 और 20 का एनुअल एग्जाम से पूछा जा चुका क्वेश्चन है। खाद्यान्न उत्पादन से, चाय उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से, इनमें से कोई, सिंपल सी बात है, हरित क्रांति संबंधित है, ये भी बताने की बात है, क्या हो जाएगी, खाद्यान्न फसल के उत्पादन से। मैंने आप लोगों को तो उसी टाइम से बोलते आ रहे हैं कि जो हरित क्रांति के अंतर्गत चावल का उत्पादन हरियाणा और राज्य पहले नहीं करता था, तो 1970 के बाद हरित क्रांति आया तो उसमें भी चावल का उत्पादन करने लगा, मतलब हरियाणा और पंजाब भी चावल का उत्पादन करने लगा। तो चावल क्या खाद्यान्न फसल है, तो हरित क्रांति किससे संबंधित हो जाएंगे, खाद्यान्न उत्पादन से हो जाएंगे, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा यूनिक, थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो सारा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन भारतीय कृषि की समस्या, बहुत सारा समस्या भाई, बहुत सारा समस्या, ठीक है। निम्न उत्पादकता या फिर विखंडित जोत या फिर अनियमित मानसूनता, ये सारा समस्या, कम ही समस्या आपको दिया गया, ठीक है। इससे भी बहुत सारे रिलेटेड समस्या है। ऋणग्रस्तता, किसान ऋण लेते हैं, आत्महत्या करते हैं, यानी ज्यादा उत्पादन नहीं होता ऋण में उनकी, अगर उत्पादन, अगर बाढ़ है, बाढ़ भी आता है तो पूरा फसल को खत्म करके चल जाता, सूखा भी आता है तो पूरा फसल को खराब करके चल जाता, पूरा फसल को उगा एक तरह से खत्म करके पूरा बर्बाद करके चल जाता। तो भारतीय कृषि से समस्या जो बहुत सारा अनगिनत समस्या है, लेकिन आपको यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एमसीक्यू बना करके पूछा है, तो 3 ही या 4 ही देने का उसका विकल्प है, वो ज्यादा मतलब विकल्प तो नहीं कर सकते, फिर क्वेश्चन और क्वेश्चन कैसे रह जाता, ठीक है। यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा 22 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति शुरू, यानी हरित क्रांति किस दशक में शुरू की गई थी, सिंपल सा क्वेश्चन आपको पूछा गया था, सिंपल का क्वेश्चन आपको पूछा गया 23 नंबर क्वेश्चन में, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि आप लोगों को बताया था 1967 से 1978, 1967 से 68, अभी एक क्वेश्चन हम लोग जज किए थे, जस्ट 1967 से 68 वहां दिया हुआ था कि हरित क्रांति की जो हरित क्रांति की शुरुआत, हरित क्रांति की ऐसे ही कुछ था, तो 1967 से 68 बताया गया था। तो 1967 यानी 1960 का दशक से शुरू हुआ था, तो 1960 का दशक हो जाएंगे, यानी 1960 के दशक में भारत में हरित क्रांति की
शुरुआत हुई, यानी हरित क्रांति की शुरू हुई, हरित क्रांति शुरू हुई थी 2021 का एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। 23 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन है? उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन है? 2017-21 का एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। नहर, नलकूप, तालाब या फिर इनमें से कोई? काफी सिंपल क्वेश्चन है। 24 नंबर क्वेश्चन, 24 नंबर क्वेश्चन। तो भारत में जो उत्तर भारत में जितने भी क्षेत्र आते हैं, उत्तर भारत में जो है उत्तर भारत थोड़ा सा ऊंचा इलाका है, ठीक है। जैसे कि बिहार की अगर बात की जाए तो बिहार की बात की जाए तो बिहार में उल्टा ही सिचुएशन है। बिहार का उत्तरी बिहार पूरा बाढ़ से डूब करके मर रहा है और दक्षिणी बिहार जो है पूरा तरह से सूखाग्रस्त क्षेत्र है। वहां की ये दोनों समस्या है। उत्तरी बिहार बाढ़ के कारण पूरा फसल नहीं उगता है, पूरा फसल बर्बाद हो जाता है, और दक्षिणी बिहार में शुष्क क्षेत्र के कारण ये मतलब ये सूखा के कारण पूरा फसल बर्बाद हो जाता है। मतलब अलग अलग समस्या है, यानी दोनों समस्या से जूझ रहा है बिहार, ठीक है। तो उत्तर भारत में सिंचाई का जो मुख्य स्रोत है वो नहर है। नहर के द्वारा मतलब उत्तर भारत में सिंचाई की जाती है, खेती की जाती है, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन करा है कि दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत, उत्तर भारत में तो नहर, अब दक्षिण भारत की बता दीजिए, इसको भी याद कर लीजिए क्या होगा, सबको याद करना होगा। तो दक्षिण भारत में जो सिंचाई का मुख्य स्रोत है वो तालाब है, यानी तालाब के द्वारा दक्षिण भारत में सिंचाई की जाती है। ये भी 2021 का एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन आपका सिमिलर था, ठीक है। उत्तर भारत, दक्षिण भारत, ठीक है। नहर और तालाब, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 2021 का बोर्ड मॉडल क्वेश्चन से आपका ये क्वेश्चन आया, ठीक है। तो ऑपरेशन फ्लड संबंधित है, किससे संबंधित है भाई? गेहूं से, नारियल से, कपास से, फिर दूध से, ठीक है। ऑपरेशन फ्लड सिंपल सा बात है। तो ऑपरेशन फ्लड जो है दूध से, यानी दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। किससे? यानी दूध का उत्पादन से ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा 26 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सिंचाई का साधन है। भारत में सिंचाई का क्या क्या साधन है? तालाब, कुआं, नहर या फिर उपयुक्त सभी? सिंपल सा क्वेश्चन है, उपयुक्त सभी, तीनों चीज, यानी तालाब से भी, कुआं से भी, नहर से भी। आपको तो दो क्वेश्चन अभी जस्ट बताया गया कि दक्षिण भारत में जो है तालाब है, उसके बाद उत्तरी भारत में नहर है, ये दोनों आ जाएंगे। तो दोनों को एक बार में थोड़ा ना टिक कर सकते हैं, तो दोनों को कैसे कर सकते हैं भाई? तो तीनों के तीनों रख लीजिए। कुआं भी खेती की जाती है, कुआं भी मतलब एक तरह से सिंचाई का माध्यम है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा 27 नंबर क्वेश्चन का। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोई शक तो कमेंट करके बताइएगा, कमेंट सेक्शन आपका खुला हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन कह रहा है कि कौन राज्य सूर्यमुखी का अग्रणी उत्पादक है? मतलब अग्रणी का मतलब आगे, मतलब सबसे ज्यादा सूर्यमुखी का उत्पादन करता है। सूर्यमुखी, सूरजमुखी फूल जैसा होता है, ठीक है। 2021 का बोर्ड मॉडल पेपर से आपका ये क्वेश्चन सेलेक्ट हुआ है। कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या फिर इनमें से सभी। 28 नंबर क्वेश्चन की हो जाएंगे कर्नाटक। कर्नाटक जो है सूर्यमुखी का उत्पादन में सबसे अग्रणी है, मतलब सबसे ज्यादा है। कॉफी का भी याद है ना, कॉफी का भी उत्पादन सबसे ज्यादा कर्नाटक ही करता है, ठीक। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना क्या चीज उत्पादन करता है? अभी तो जस्ट बताया आपको, चावल का उत्पादन सबसे ज्यादा तेलंगाना में होता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों कहां से शुरू किए थे हम? 1 से शुरू किए और 28 तक कवर किए। तो भू संसाधन तथा कृषि, यानी ज्योग्राफी का पार्ट 2 का बुक जो है आपका, बुक 2 से चैप्टर 5 भू संसाधन तथा कृषि का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एमसीक्यू जितने बनते थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वैसे बनते तो बहुत कुछ है, यानी इससे भी बहुत सारे रिलेटेड क्वेश्चन है। इस चैप्टर से बहुत सारे, लगभग कम से कम जो है 100 प्लस मेरे पास ऑब्जेक्टिव है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो चीज हमको मैंने आप लोगों को करा दिया, जो इंपॉर्टेंट बनते हैं वो सब चीज मैंने आप लोगों को करा दिया, ठीक है। तो आप लोगों से विनती है, रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए मेहमान हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को एक तरह से अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, यानी वीडियो को पूरा दोस्तों में अपने दोस्तों में एक बार शेयर कर दीजिए, क्योंकि अच्छा मार्क्स लाने के लिए, अच्छा प्रदर्शन करने के लिए अच्छा मटेरियल होना बहुत जरूरी है, जो आपको प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। यानी प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चन होगा वो सारा चीज आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तब तक हम लोग जो है 2-4 चैप्टर और बचा हुआ, ज्योग्राफी का थ्योरी बचा हुआ, सब चीज बचा हुआ, ठीक है। 2-4 चैप्टर हम लोग पूरा तरह से कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम लोग का जबरदस्त तैयारी चलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। और एक बात मैं आप लोग को बता दूं कि अगर वीडियो को प्लीज लाइक नहीं करते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर दीजिए। और आपका नोटिफिकेशन, हाँ एक बात क्या है कि नोटिफिकेशन जो है, नोटिफिकेशन का समस्या, अगर चैनल पर अगर वीडियो अगर 3 आता है तो 3 का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, ठीक है। यानी अगर 5 वीडियो आता है तो 3 ही पता चलेगा, 3 ही नोटिफिकेशन आपको जाएगा, 3 बार ही आपको नोटिफिकेशन आप मिलेगा कि 3 वीडियो आया, आपको पता चलेगा। अगर 5 जाएगा तो 2 वीडियो का आपका पता नहीं चलेगा। इसलिए आप क्या करेंगे, टाइम पर देखेंगे, आपका टाइम शेड्यूल सेट किया हुआ है, टाइम पर देखेंगे कि कौन सा वीडियो आया नहीं आया, चैनल पर जाकर के खुद देख सकते हैं, ठीक है। तो रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।